प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का 8वां पाठ पढ़ेंगे, मेरी डायरी के पन्ने। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस पाठ का पाठ सारांश। यह पाठ डायरी विधा में रचित है। मेरी डायरी के पन्ने ये पाठ है, ये डायरी विधा में रचित है। यह पाठ डायरी विधा में रचित है। इस पाठ में लेखक ने अपने इलाहाबाद प्रवास के 3 दिनों की डायरी लिखी है। और इस पाठ में लेखक ने अपने इलाहाबाद प्रवास के 3 दिनों की डायरी लिखी है। वह 6 स्काउट बालकों के ट्रुप में इलाहाबाद जाता है और लेखक 6 स्काउट बालकों के ट्रुप में इलाहाबाद जाता है। वहाँ कुंभ मेला लगा हुआ है और इलाहाबाद में कुंभ मेला लगा हुआ है। ये आपको ज्ञात होगा कि इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगता है। वहाँ कुंभ मेला लगा हुआ है। पहले दिन वह शिविर में पहुंचकर विश्राम करता है और लेखक पहले दिन शिविर में पहुंचकर विश्राम करता है। वहाँ उसे ड्यूटी के बारे में समझा दिया जाता है और वहाँ पर लेखक को अपनी ड्यूटी के बारे में समझा दिया जाता है। अगले दिन मकर संक्रांति का पर्व था और अगले दिन मकर संक्रांति या अगले दिन संक्रांति का पर्व था और अगले दिन कुंभ में या उस दिन मकर संक्रांति का त्योहार था। अगले दिन मकर संक्रांति का पर्व था। अतः सभी अपनी अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं और मकर संक्रांति के पर्व पर सभी अपनी अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। संगम स्थल पर एक लड़का घायल हो जाता है और इलाहाबाद में संगम स्थल पर एक लड़का घायल हो जाता है। संगम स्थल कहते हैं जहाँ 3 नदियों की जो धाराएं अलग अलग 3 नदियों की धाराएं मिलती हैं, उसे संगम स्थल कहते हैं। तो इलाहाबाद में जो संगम स्थल है जहाँ पर 3 नदियों की धाराएं मिली हुई हैं, ये 3 नदियाँ हैं गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा, यमुना, सरस्वती, इन 3 नदियों की धाराएं इलाहाबाद में मिली हुई हैं। तो इस स्थान को संगम स्थल या त्रिवेणी संगम कहा जाता है। त्रि का मतलब होता है 3, वेणी का अर्थ होता है धाराएं, अर्थात जहाँ 3 धाराएं मिलती हैं, जहाँ नदियों की या जहाँ अलग अलग नदियों की 3 धाराएं मिलती हैं, उस स्थान को संगम स्थल या त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो संगम स्थल पर एक लड़का घायल हो जाता है और इसी संगम स्थल या त्रिवेणी स्थल पर एक लड़का घायल हो जाता है। तो लेखक डेटॉल से घाव साफ करके दवा लगाकर पट्टी बांध देता है और लेखक उस लड़के के घाव में या घाव को डेटॉल से साफ करके दवा लगाकर उसके ऊपर पट्टी बांध देता है। इसके बाद एक डूबती स्त्री को बचाया जाता है। फिर लेखक के द्वारा एक डूबती हुई स्त्री को बचाया जाता है। एक बच्चा माँ बाप से बिछुड़ जाता है। फिर एक बच्चा है जो माँ बाप से बिछुड़ जाता है, उसे लाउड स्पीकर पर सूचना प्रसारित करके मिलवाया जाता है।
फिर उस बच्चे को जो माँ बाप से बिछुड़ जाता है, उस बच्चे को लेखक के द्वारा लाउड स्पीकर पर सूचना प्रसारित करके उस बच्चे को मिलवाया जाता है। अगले दिन सामूहिक भोज तथा कैंप फायर का कार्यक्रम होता है और अगले दिन सामूहिक भोज यानी कि सामूहिक भोजन या भोज तथा कैंप फायर का कार्यक्रम होता है। पूरा अनुभव सुखद रहता है और लेखक का ये पूरा अनुभव है वो सुखद रहता है। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें डायरी लिखने के लिए प्रेरित करता है, साथ ही परोपकार के काम करने की प्रेरणा देता है और इसके साथ ही लेखक हमें परोपकार यानी कि दूसरों का उपकार या भला करने के काम करने की प्रेरणा देता है। दूसरे लोगों का भला या उपकार के काम करने की प्रेरणा देता है। डायरी को रोज नामचा, दैनिकी या दैनंदिनी भी कहा जाता है। अब यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए डायरी को अन्य किन नामों से पुकारा जाता है या डायरी को अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो आप इसका उत्तर देंगे। डायरी को रोज नामचा, दैनिकी या दैनंदिनी भी कहा जाता है। डायरी को रोज नामचा, दैनिकी, दैनंदिनी के नामों से भी पुकारा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें लेखक डायरी को रोज नामचा, दैनिकी या दैनंदिनी भी कहा जाता है। इसमें लेखक प्रतिदिन घटी हुई घटनाओं, अनुभवों इसमें लेखक प्रतिदिन घटी हुई घटनाओं, अनुभवों और प्रतिक्रियाओं को अपनी नोटबुक में अंकित करता है। इसी से डायरी बनती है। इसमें संस्मरण, निबंध, यात्राव्रत आदि विधाओं की विशेषताएं घुल मिल जाती हैं और इस डायरी लिखने से इस डायरी में संस्मरण यानी कि पिछली बातों को याद करना संस्मरण कहलाता है। तो संस्मरण, निबंध, यात्रा व्रत यानी कि जो हम यात्रा करते हैं उसका विवरण लिखना यात्रा व्रत कहलाता है। तो इसमें संस्मरण, निबंध, यात्रा व्रत आदि विधाओं की विशेषता या विशेषताएं घुल मिल जाती हैं। इसमें लेखक की व्यक्तिगत अनुभूतियों या विचारों की स्पष्ट छाप रहती है। यह एक प्रकार से विषय प्रधान विधा है। अब हम बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर। मुझे नियमित रूप से डायरी लिखने की आदत है। लेखक कहते हैं कि मुझे नियमित रूप से डायरी लिखने की आदत है। मैं प्रतिदिन सोने से पहले डायरी लिखता हूँ। इसमें मैं अपनी दिन भर की गतिविधियों को अंकित करता हूँ। डायरी लिखना एक अच्छी आदत है। सभी बड़े बड़े व्यक्ति डायरी लिखते रहे हैं। पिछले दिनों में प्रयाग के कुंभ मेले में भाग लेने इलाहाबाद गया और पिछले दिनों लेखक प्रयाग के कुंभ मेले में यानी कि वर्तमान समय में इसको प्रयागराज भी कहते हैं और इसे इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रयागराज या इलाहाबाद में कुंभ का एक विशाल मेला लगता है। उसमें लेखक पिछले दिनों में प्रयाग के कुंभ मेले में भाग लेने इलाहाबाद गया। वहाँ लेखक
3 दिन ठहरा। उन्हीं 3 दिनों की डायरी के पन्ने यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं और लेखक इलाहाबाद या प्रयागराज में जो कुंभ का मेला लगा हुआ था उसमें भाग लेने के लिए लेखक गए हुए थे और वहाँ पर वो 3 दिन तक ठहरे। उन्हीं 3 दिनों की डायरी के पन्ने यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। तो यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए लेखक इलाहाबाद कितने दिन तक रहा, लेखक इलाहाबाद कितने दिन तक रहा, तो आप इसका उत्तर देंगे लेखक इलाहाबाद 3 दिन तक रहा। लेखक इलाहाबाद 3 दिन तक रहा। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद 13 जनवरी जो भी दिनांक है 13 जनवरी 2000 की बात है। हम शिव गंगा एक्सप्रेस से चलकर आज प्रातः 6 बजे इलाहाबाद के स्टेशन पर पहुँचे और लेखक शिव गंगा एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है जिसका नाम शिव गंगा एक्सप्रेस है, इस गाड़ी से चलकर आज प्रातः 6 बजे इलाहाबाद के स्टेशन पर पहुँचे। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए लेखक किस ट्रेन से कहाँ पहुँचा था, लेखक किस ट्रेन से कहाँ पहुँचा था, लेखक किस ट्रेन से कहाँ पहुँचा था, तो आप इसका उत्तर देंगे लेखक शिव गंगा एक्सप्रेस से इलाहाबाद स्टेशन पर पहुँचा था। लेखक शिव गंगा एक्सप्रेस से इलाहाबाद स्टेशन पहुँचा था। आगे बढ़ते हैं। गाड़ी में बहुत भीड़ थी। हमारे स्काउट ट्रुप में 6 बालक हैं। हम कुंभ के मेले में सेवा कार्य करने आए हैं और गाड़ी में बहुत भीड़ है। इस शिव गंगा एक्सप्रेस जो गाड़ी है, रेलगाड़ी है, इसमें बहुत भीड़ भाड़ है। सारे स्काउट ट्रुप में 6 बालक हैं और पूरे स्काउट ट्रुप में 6 बालक हैं। ये सभी कुंभ के मेले में सेवा कार्य करने गए हैं और ये कुंभ के मेले में समाज सेवा के कार्य करने आए हैं। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए इलाहाबाद में कौन कौन सा मेला लगा हुआ है, इलाहाबाद में कौन सा मेला लगा हुआ था, इलाहाबाद में कौन सा मेला लगा हुआ था। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए इलाहाबाद में कौन सा मेला लगा हुआ था, तो आप इसका उत्तर देंगे इलाहाबाद में कुंभ मेला लगा हुआ था। इलाहाबाद में कुंभ मेला लगा हुआ था। तो हम कुंभ के मेले में सेवा कार्य करने आए हैं। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए लेखक इलाहाबाद किस लिए गया था, लेखक यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए लेखक इलाहाबाद किस लिए गया था, लेखक इलाहाबाद किस लिए गया था, तो आप इसका उत्तर देंगे लेखक इलाहाबाद के कुंभ मेले में सेवा करने के लिए गया था। लेखक इलाहाबाद के कुंभ मेले में सेवा कार्य करने के लिए गया था। लेखक कुंभ के मेले में सेवा कार्य करने के लिए गया था। आगे बढ़ते हैं। रास्ते में मैंने देखा कि भारत के हर कोने से सहस्त्रों की संख्या में तीर्थयात्री कुंभ स्नान के लिए चले आ रहे हैं। यहाँ 3 नदियाँ
गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। और इलाहाबाद में जो संगम स्थल है वहाँ पर 3 नदियों का संगम स्थल है, जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं। पहली है गंगा, दूसरी है यमुना और सरस्वती। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, इलाहाबाद पहुंचकर रास्ते में लेखक ने क्या देखा? इलाहाबाद पहुंचकर रास्ते में लेखक ने क्या देखा? तो आप इसका उत्तर देंगे, लेखक ने रास्ते में देखा कि भारत के लेखक ने रास्ते में देखा कि भारत के हर कोने से सहस्त्रों की संख्या में तीर्थयात्री कुंभ स्नान के लिए चले आ रहे हैं। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, इलाहाबाद पहुंचकर रास्ते में लेखक ने क्या देखा? तो आप इसका उत्तर देंगे, लेखक ने रास्ते में देखा कि भारत के हर कोने से सहस्त्रों की संख्या में तीर्थयात्री कुंभ स्नान के लिए चले आ रहे हैं। लेखक ने रास्ते में देखा कि भारत के हर कोने से सहस्त्रों की संख्या में तीर्थयात्री कुंभ स्नान के लिए चले आ रहे हैं। तो जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, इस स्थान को संगम स्थल या त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। जहाँ पर 3 नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है, इसे संगम स्थल भी कहते हैं और इसे त्रिवेणी संगम स्थल भी कहा जाता है। हम लोगों का शिविर गंगा पार झूसी की ओर लगा है। मैंने दूर से ही शिविर पर लगा नीले रंग का झंडा देख लिया। शिविर में तंबू लगे हैं। 4-5 तंबुओं के समूह पर स्काउट का झंडा लगा है। हम इन्हीं में से एक तंबू में ठहरे हैं। हमारे सामने की साधुओं का डेरा है। हमारे सामने ही साधुओं का डेरा है। आज का दिन सारी व्यवस्था बनाने में लग गया। सायंकाल मेले में घूमते रहे। रात्रि को शिविर में लौटकर विश्राम किया। विश्राम करने से पूर्व हमें कल की ड्यूटी के बारे में भली प्रकार समझा दिया गया है। हम कल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, लेखक किस ट्रक में लगा था? उनका शिविर कहाँ था? उसने अपना शिविर कैसे पहचाना? लेखक किस ट्रक में लगा हुआ था? उनका शिविर कहाँ था? उसने अपना शिविर कैसे पहचाना? तो आप इसका उत्तर देंगे, लेखक 6 बालकों के स्काउट ट्रुप में इलाहाबाद गया था। उनका शिविर गंगा पार झूसी की ओर लगा था। शिविर पर स्काउट का नीले रंग का झंडा फहरते देखकर लेखक ने अपने शिविर को पहचान लिया। इस तरीके से आज हमने इस पाठ का यहाँ तक विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप भी इसे घर पर 2-3 बार अच्छे से पढ़ें और इस पाठ में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, आप उन सभी प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।